हेलो दोस्तों। आज फिर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। इस टॉपिक में कोई ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में कोई हम टॉपिक वाइज या कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक देखेंगे। आज हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। वो फैक्ट्स, वो स्टैटिक डेटा जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो हम उनके बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें कई सारे टॉपिक, अलग अलग टॉपिक होगा, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं, एस डी आई पढ़े हैं तो एस डी आई के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब पूरा डिटेल से पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो हम वो चीज़ें देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी का वो पार्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एस डी आई। आप सब एस डी आई में हम जानते होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एस डी आई एंड ईयर रैंक एंड एस डी आई ईयर एंड रैंक, उसकी क्या, किस ईयर में क्या रैंक रही है, पिछले दो देखने हैं। जो एस डी आई 2022 का था उसमें इंडिया की रैंक थी 134th। 134th थी रैंक इंडिया की 2022 वाले में। और उस समय वैल्यू जो थी इंडिया की वो थी 0.644। और इंडिया लाइक करता था मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। ओके, बट जो 2023 के डेटा पर 2025 में रिलीज हुई थी, या रिलीज 2025 में हुआ था, उसमें इंडिया का की जो वैल्यू थी वह थी 6.685, जिसके वजह से इंडिया की रैंक बढ़ के 130 हो गई थी। जो 22 वाला था उसमें 134 था और वैल्यू थी 0.644। बट जो 2023 वाले डेटा पर 2025 में रिलीज हुआ उसमें वैल्यू बढ़ के 0.685 हो गई और रैंक हमारी 130। ओके, अगर हम डायमेंशंस की बात करें कि एचडीआई किन डायमेंशन पर बनाया जाता है, तो इसमें तीन डायमेंशंस है: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हेल्थ में देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात की जाती है। एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो 18 ईयर है। और दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, 7 ईयर है, जो जिसको टारगेट किया जा रहा है कि ये 15 ईयर किया जाए। ओके, अब हम कुछ इंडिया के पर्सपेक्ट में देखेंगे एसडीआई क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, इंडिया का किस इंडिकेटर की वैल्यू कितनी रही है, ये हम देखेंगे। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ की बात की जाए, जो 2022 में, सॉरी यहाँ 2022 होना चाहिए था, 2020 का डेटा था, 2022 में रिलीज हुई थी। ठीक, तो जो 2022 का था उसमें 67.7 ईयर था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो 2023 वाले डेटा में बढ़ के कितना हो गया, 68.1 ईयर। ओके, अगर पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम की बात की जाए, जीएनआई एट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी पर, तो जो 2020 वाले डेटा 2022 में जो रिलीज हुआ था उसमें था $69.53, यानी $6,953 पर पर्सन। बट जो 2023 वाले डेटा पर रिलीज हुआ 2025 में, उसमें बढ़ के कितना हो गया, $7,030। ओके, अगर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात की जाए, तो वो जहां 2020 वाले डेटा में 12.6 था, वही 2023 वाले डेटा में बढ़ के कितना हो गया, 12.9 हो गया। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो वो भी बढ़ा है, 6.6 ईयर से बढ़ के वो 6.8 ईयर हो गया है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 2020 का डेटा था, 2022 में रिलीज हुआ था, और यह 2023 का डेटा था, 2025 में रिलीज हुई है रिपोर्ट। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वह जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स, GII। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर बात करें GII की, तो यह भी 3 डायमेंशन पे काम करता है। ओके, जिसमें से है पहला डायमेंशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। अब इन जो ये तीन आपके डायमेंशन है, इनको 5 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया है। ओके, तीन डायमेंशंस को 5 इंडिकेटर, इसमें से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके 2 हैं। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड एडोलसेंट फर्टिलिटी। ये जो दो पहले दो हैं वो पार्ट हैं पहले डायमेंशन के, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। एंड जो अगला है आपका एजुकेशनल अटेनमेंट, फीमेल विसेस मेल,
वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। ओके। और जो लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन आपका डायमेंशन है, उसके दो और इंडिकेटर है। वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट। ओके। तो जो GII है उसको, उसके कितने डायमेंशन है? 3। और उन 3 डायमेंशंस को 5 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और जो मैं अब अगला टॉपिक जैसे बात करने वाला हूँ, देखिए मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगला जो हम बात करें, GST रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, यानी कि कितना मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए कि आपको GST पे करना पड़ेगा इंडिया में, आप GST के अंदर आएंगे। अगर जनरल स्टेट, इसमें भी दो तरीके के हैं, एक है जनरल स्टेट, एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट वाले मणिपुर, असम, मेघालय हो गए इनको, या फिर कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल राइट्स प्राप्त हैं, उस हिसाब से स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं। और जनरल स्टेट जैसे आपके सारे स्टेट हैं वो। अगर गुड्स की बात करें, आप अगर गुड्स का आपका काम है, तो जनरल स्टेट में 40 लाख रुपए, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख पहुंच जाता है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और स्पेशल कैटेगरी के लिए 20 लाख रुपए है। और सर्विस के लिए, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप जनरल स्टेट में 20 लाख रुपए अगर आपकी पहुंच जाती है टर्नओवर, आपके फर्म में आपका जो भी काम है शॉप की, देन आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा GST के अंदर। एंड अगर स्पेशल कैटेगरी में सर्विस वालों के लिए 10 लाख रुपए है। तो ये आप देख के जाइएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लास्ट ईयर आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात की थी, जो स्कीम स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2025 से। इसमें क्या किया गया था? मिनिमम पेंशन ऑफ 12,000 रुपी पर मंथ आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में दो चीजें हैं, तो देख लीजिएगा। वैसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं देखना है, बस कब स्कीम आई थी और क्या इसका कितना मिलेगा पैसा स्कीम में, वो देख लीजिएगा आप। अगला जो हम पॉइंट देखने वाले हैं वो है मोर्टेलिटी रेट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 के अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी रेट क्या रही है? तो अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए, तो वो 25 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ थी। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए IMR की, तो वह थी 35 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। ओके। अगला है इंडियाज इंटरनेशनल बैंकिंग और रैंकिंग, सॉरी, इंडियाज इंटरनेशनल रैंकिंग। उसमें SDG रैंक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंक की इंडेक्स रैंक की बात की जाए, तो 2023-24 में इंडिया की रैंक रही है 111। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 126 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रही है। अगला जो पॉइंट है वह इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम जो ये वो प्रोग्राम है ना जो आपके आ सकते हैं इस बार एग्जाम में। मतलब मतलब प्रोग्राम तो कई सारे हैं, 90-50 से हर साल इतने सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, पर वो है जो बहुत चांसेस है कि इस बार आपके एग्जाम में आएगा, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह UGC का बहुत समझ लीजिए प्यारा टॉपिक है। कौन सा स्कीम, कौन सा प्रोग्राम कब चलाई गई थी? उसमें CA कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट 1952। मुद्रा मुद्रा स्कीम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी स्कीम लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। अच्छा हाँ, ये गोल्डन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? एसोसिएटेड विथ हॉर्टिकल्चर। ओके। अगला सर्विस सेक्टर एंड स्कीम्स। शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया नॉन कॉमर्शियल सर्विसेज कितना है? 44% है। लखपति दीदी योजना की बात करें तो यह अनाउंस हुआ था 15 अगस्त 2023 को। और इसका एम था स्किल ट्रेनिंग टू मोर देन 3 करोड़ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई वुमेन्स हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग देना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझ लीजिए, मतलब इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। मित्र पार्क योजना, इसमें टोटल कितने? 7 स्टेट हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। टोटल 7 स्टेट हैं मित्र पार्क योजना में।
तो वो स्टेट आप अच्छे से देखिएगा कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी किस फार्मूले पे बेस्ट होता है ये आपको जानना जरूरी है। एमएसपी जो दिया जाता है प्रेजेंट टाइम में, वह एमएसपी इक्वल टू A2 प्लस एफएल प्लस 50% प्रॉफिट। ओके, क्या है उसका? A2 एफएल एंड 50% ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ A2 क्या है? A2 है एक्चुअल पेड आउटपुट आउट कॉस्ट, एक्चुअल पेड कॉस्ट जो है आपका वो A2 हो गया। एफएल है इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ अनपेड फैमिली लेबर्स, जो फैमिली लेबर आपके काम कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट हो रही है, जो उसमें तो ऐड नहीं हो रही है, तो एफएल से वो ऐड किया जाता है। और 50% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 50% ऐड करके आपका एमएसपी बनता है। तो एमएसपी का जो प्राइस जो होता है वो जो गवर्नमेंट सेट करती है वो इसी बेस पे करती है, A2 एफएल 50% ऑफ प्रॉफिट। अगर इसमें देखा जाए तो एमएसपी में 14 खरीफ की क्रॉप्स हैं, 6 रबी की क्रॉप्स हैं एंड 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स है। टोटल आपके 22 क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी के अंदर आते हैं। अगला है, अगले कुछ स्कीम्स हैं। आरपीडीएस, आरपीडीएस रिवेमेक्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था ये 1992 को। और टीपीडीएस स्टार्ट हुआ था जून 1997 को। ये भी मतलब काफी आता है कि आरपीडीएस कब स्टार्ट हुआ था 1992 में, और टीपीडीएस कब स्टार्ट हुआ था जून 1997 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, जो कि नीति आयोग द्वारा मतलब रिपोर्ट दी जाती है। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो दो हैं, एक जो नीति आयोग इंडिया के लिए देती है और एक जो वर्ल्ड बैंक भी देता है पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, सभी के लिए देता है, अलग अलग कंट्रियों के लिए। तो हम यहाँ पर नीति आयोग का देखने वाले हैं कि नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या क्या इंडिकेटर, क्या उसका ग्रुप है। टोटल 12 इंडिकेटर हैं जो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसको 3 डायमेंशन में डिवाइड किया गया है। अगर हेल्थ को बात की जाए, हेल्थ का वेट है 1.3, जिसमें दो इंडिकेटर, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी जिसका वेट 1.6 है, और मेंटल केयर का वेट है 1.6। शायद है मेटरनल केयर होना चाहिए था, गलत हो गया है। मेटरनल केयर का जो वेट है वो है 1.6। दूसरा आपका जो डायमेंशन हुआ है एजुकेशन, जिसका वेट 1.3 है। और इसमें भी दो इंडिकेटर हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जिसका वेट है 1.6, और स्कूल अटेंडेंस जिसका भी वेट 1.6 ही है। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका भी वेट 1.3 है। और इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इंडिकेटर हैं, जिसमें क्या क्या आता है, कुकिंग फ्यूल 1.21, सैनिटाइजेशन 1.21, ड्रिंकिंग वाटर 1.21 वेट, इलेक्ट्रिसिटी 1.21, हाउसिंग सेम 1.1/21, एसेट सेम 1.21 और बैंक अकाउंट 1/21। यह है वेट है जो 1/21 है। बट जो इंडिकेटर है इसके 7 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंडिकेटर 7 इंडिकेटर क्या क्या, कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट एंड बैंक अकाउंट। अगर हम मेन फाइंडिंग देखें अगर इसकी, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 29.17% इन 2013-14 टू 11.28% 2022-23। यानी जहां 2013-14 में एमपीआई की वैल्यू 29.7 था, वो अब घट के 11.28 हो गया। मतलब गवर्नमेंट डेटा तो यही कहता है कि हमने पॉवर्टी को बहुत
एकदम से लगभग खत्म कर दिया है, जहां 29% से 11.28% पे आ गया है। गवर्नमेंट डेटा है, तो मतलब अब हम क्या ही कहें उसके बारे में। अगर मैक्सिमम डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, देन बिहार, देन मध्य प्रदेश में हुआ है। और सभी जो 12 इंडिकेटर है उनमें इम्प्रूव हुआ है पिछले मतलब 2013-14 से 2022 के बीच में। ये मतलब मुंडल फ्लेमिंग का है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको मैं इसमें कवर नहीं करने वाला हूँ। या फिर बात कर लेते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडल फ्लेमिंग ट्रेलमा इसे कहते हैं। अ कंट्री कैन नॉट साइमल्टेनियसली हैव थ्री थिंग्स: फ्री कैपिटल फ्लो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। कोई भी कंट्री तीनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती है, सिर्फ दो ही चीजें आप एक साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनाइटेड स्टेट के पास इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फ्री कैपिटल फ्लो है, जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बनाता है। हांगकांग के पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्लस फ्री कैपिटल मोबिलिटी है, नो इंडिपेंडेंस मॉनेटरी पॉलिसी। चाइना के पास इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, जो कि कंट्रोल ऑन कैपिटल फ्लो पे करता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब कैपिटल गेन टैक्स जो बजट में छूट रह गया था, बताना आपको 2025-24-25 के बजट में कुछ कैपिटल गेन टैक्स में कुछ चेंज हुआ था। तो वो यह था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था वो फॉर एसेट हेल्ड अंडर 2 इयर्स अब वो 20% कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को वो अब पहले जो 10% था, अब वो 12.5% कर दिया गया है। ठीक है। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक स्कीम्स है, जैसे कि पीएम वाया वंदन योजना इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया जाता है। पेंशन के लिए यह है इंडिया पोजीशन इन एक्सपोर्ट 2022। अगर एक्सपोर्ट में बात करें तो हम 6th लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर हैं। सेकेंड रैंक इन एक्सपोर्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। एंड इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में 4.3% रखता है। ठीक है। अगर आयुष्मान भारत की बात करें तो आयुष्मान यह लॉन्च हुआ था 2018 में। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, यह स्टेब्लिश हुआ था 2008 में। यह फंक्शन एज द अम्ब्रेला रिटेल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एक बॉडी है जो कि सारे पेमेंट को मॉनिटर करती है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। उतना ज़्यादा मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना जैसे लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2023 को, यह एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट था, अच्छा हाँ कुछ रह गया है इंडियन एग्रीकल्चर से लेकर। अगर बात करें एवरेज ग्रोथ रेट इन लास्ट 5 ईयर, तो 4.1% रहा है एग्रीकल्चर का, जो कि और एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है 42% ऑफ पॉपुलेशन को लाइवलीहुड। आप सोच सकते हैं कि आज भी 42% पीपल लाइक करते हैं किस पर, एग्रीकल्चर पर। और यह एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी करंट प्राइस पे पूछता है तो 18.2% है। ठीक। आई थिंक आपने काफ़ी चीज़ें मतलब देखी होगी, जो कि आपको देखने से लगा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो देखा होगा कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि इस बार भी आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए, और आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ये वीडियो का काफ़ी काम आने वाला है आपके। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।